अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर आप लोगों को? जी मैम। चलें 5 मिनट्स वेट कर लें, स्टूडेंट्स आते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने लास्ट लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थे उनके। बेटा आज लास्ट फर्स्ट जितने भी लेक्चर है। हो। फर्स्ट डे हुआ था वो ओके इंट्रोडक्टरी था, क्लास स्टार्ट है। आज फर्स्ट लेक्चर है। ओके मैम, असल में ऐड कर हुआ था ना सेक्शन में, इस वजह से। ठीक है मैम, हाँ जी। थैंक यू।
ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जिन जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मेरा नाम डॉक्टर बरीरा आसिफ है और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम अल्लामा इकबाल एंड आई एम डूइंग एमएस फ्रॉम यूएल। अगर तो कोई ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं, दैट इज थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सारा कंसेप्चुअल होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबके कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं। जो भी हम आज के बाद से लेक्चर स्टडी करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बना लीजिएगा, बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ फिजियोथेरेपी। कि ये अगर आप अच्छा कर जाओगे तो आपको फिजियोथेरेपी आ जाएगी, आगे बाकी चीज़ें रिपीट होती हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म में आती हैं। ये बेसिक्स आपको बताई गई हैं, ठीक है? सो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। किज़नर बुक का नेम है KISNER किज़नर। वो मैंने डाउनलोड मैं कर दूँगी LMS पे सॉफ्ट फॉर्म में उसका लिंक गूगल ड्राइव पे अपलोड करके। तो कोशिश करिएगा कि जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो आप लोग वहाँ से पढ़ लिया करें। ठीक हो गया? तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी, किज़नर नेम है ना बुक का। सो एनी आइडिया व्हाट इज़ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज? कोई मुझे बता सकता है कि थेराप्यूटिक्स बेसिकली होती क्या है? एनीवन? मैम जो इफेक्ट्स मैम ट्रीटमेंट के बाद हम लोग चाह रहे होते हैं, किसके बाद मैम सॉरी? ट्रीटमेंट के बाद मैम। ओके, नेक्स्ट आप बताओ। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? मैम मैम जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स थे, मतलब एक्सरसाइज जो होंगी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स बॉडी को प्रोवाइड करे। ठीक हो गया। ठीक है दोनों। मेडिकेशन या वो नॉर्मल एक्सरसाइजेस की बात कराना ज़रूरी नहीं है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस बेसिकली वो एक्सरसाइजेस हैं जो एक प्लान्ड बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं। प्लान्ड सिस्टमैटिक बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं। हमें पता होता है कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम शोल्डर को उठा रहे हैं तो किस पर्पस के लिए उठा रहे हैं, लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, कितनी देर के लिए हमने करनी है। सो दीज आर द प्लान्ड सिस्टमैटिक मूवमेंट्स, पोस्चर्स और फिजिकल एक्टिविटीज जो क्यों यूज होती हैं, ताकि कि हम इम्पेयरमेंट को या तो प्रिवेंट कर सकें अगर हुई नहीं है, और अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकें, या हम अपने फिजिकल फंक्शन को इन्हांस कर सकें, रिस्टोर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम रिड्यूस और प्रिवेंट कर सकें और हेल्थ स्टेटस को ओवरऑल ऑप्टिमाइज कर सकें। सो इन पॉइंट से पता चलता है कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, दे आर ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन फिटनेस ऑफ द बॉडी। अगर एक बंदा है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पास आया है, तो आप उसको फिटनेस थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाओगे। और अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लेडी है, 43 एज की लेडी है, ओल्ड एज है, अब उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होंगे और वो जो है उनका वेट भी ज्यादा है, 70 केजी वेट है, वो आपके पास आएंगी तो उनको दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपना हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर जो अपना ओबेसिटी है उसको कम करना चाह रही है, तो उसके लिए भी आपकी थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होगी। अगर किसी को इम्पेयरमेंट हो गई है उसके लिए होगी, अगर किसी को नेक पेन हो रही है तो वो आपके पास आएगा ताकि कोई इम्पेयरमेंट आगे ना हो सके, नेक जो है वो टॉट ना हो सके, तो वो आपकी रेमेडिएट और प्रिवेंट इम्पेयरमेंट्स में आ जाएगा। अगर आपके पास एक एथलीट आ रहा है तो वो आपकी इनहेंस द फिजिकल एक्टिविटी या फंक्शन में आ जाएगा, या ओवरऑल हेल्थ स्टेटस आपने सही करना है तो ये जिम्स वगैरह में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ पे फिजियोथेरेपी है और वहाँ पे थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हो रही है, तो ये आपका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और फिटनेस को मेंटेनेंस है। सो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस बेसिकली वास्ट टर्म है जो कि इन सारे उनमें यूज हो सकती है। अब फिजिकल थेरेपी क्या सर्विसेज है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में? हमारे पास दो लोग आते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स विद इंजरी, इंडिविजुअल्स विदाउट इंजरी। ये जो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर विद इंजरी आए हैं तो वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, और जो विदाउट इंजरी आए हैं वो हमारी फिटनेस के लिए आए हैं। सो बोथ टाइप ऑफ पेशेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, बोथ टाइप ऑफ पीपल एक्चुअली, दोनों को पेशेंट्स नहीं कहेंगे। सो बोथ टाइप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। हम दोनों को, दोनों टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स को थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एंड क्लाइंट? ये कोई मुझे बता सकता है?
मैम पेशेंट तो वो होगा ना जो ट्रीटमेंट के लिए आएगा, जी बिल्कुल। और क्लाइंट का client? पता नहीं। अच्छा, एनीवन मैम एल्स? क्लाइंट वो जो मशवरे के लिए आएगा, मशवरा? किस टाइप का मशवरा? यानी कि कोई भी एडवाइस के लिए। चलो कह सकते हैं, ठीक है। पेशेंट आपके पास क्लियर करता है कि पेशेंट वो इंडिविजुअल है जिसको कोई इम्पेयरमेंट है, फंक्शनल डिफिसिट्स हैं, जो कि डायग्नोज हैं फिजिकल थेरेपी के पास। एक आपके पास बंदा आया है और उसने कहा कि मुझे शोल्डर में पेन है, मैं पीछे शोल्डर नहीं ले जा सकता, मैं कोम नहीं कर सकता, मैं अपनी ड्रेसिंग नहीं कर सकता खुद से, मैं ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं कर सकता, तो आपने उसको 2-3 टेस्ट करवाए एंड यू डायग्नोज हिम एज अ पेशेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट जब आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, एक्सरसाइजेस के लिए आ रहा है, तो वो इंडिविजुअल इज नोन एज अ पेशेंट। ऑलराइट। क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट एक बंदा है दैट इज विदाउट डायग्नोस्ड डिसफंक्शन। एक पेशेंट आया, वो एक इंडिविजुअल आया आपके पास और उसने कहा है कि मैंने अपनी हैम्स की मतलब उसने जनरल आपके पास आया है और वो कहता है कि मैं एथलीट हूँ। अब वो एथलीट है या वो कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक टीचर हूँ। अब आपने उसकी बॉडी को चेक किया, आपने चेक किया कि शायद उसके हैम्स को जरूरत है थोड़ी स्ट्रेचिंग की, उसके क्वाड्स को आप जनरली स्ट्रेंथनिंग करा दो, बाकी सब एक्सरसाइज जो बॉडी पार्ट्स है उनकी स्ट्रेचिंग करवा दो। तो वो जो बंदा आपके पास आया है दैट इज योर क्लाइंट, जिसको कोई डायग्नोस्ड डिसफंक्शन नहीं है, बट वो सिर्फ अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करने के लिए आया है। तो दैट इंडिविजुअल विल बी नोन एज क्लाइंट। सो पेशेंट कौन है जिसको डायग्नोस्ड कोई डिसफंक्शन है, और क्लाइंट कौन कौन है जिसको कोई डायग्नोस्ड डिसफंक्शन नहीं है, वो सिर्फ प्रमोट करने आया अपनी हेल्थ एंड वेलनेस, और पेशेंट आया आपके पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए। मैम पेशेंट और क्लाइंट उसी तरह हो गया ना जिस तरह अभी हमने टाइप्स पढ़ी थी इनकी। जी, कि विद इलनेस विदाउट इलनेस, पेशेंट इज विद इलनेस एंड क्लाइंट इज विदाउट इलनेस। ओके मैम। नेक्स्ट यू हैव व्हाट अ फिजिकल थेरेपिस्ट मस्ट नो। अब इस सब के लिए हमें हमारे पास क्यों आ रहे हैं, घर पे भी तो कर सकते हैं ना एक्सरसाइजेस। सो फिजिकल थेरेपी को अगर फिजिकल थेरेपिस्ट है और वो एंगेज करवा रहा है किसी को आइदर इन ट्रीटमेंट और आइदर इन फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, तो उसमें फिजिकल थेरेपी थेरेपिस्ट को क्या क्या पता होना चाहिए। You should know the effect of different forms of exercises on tissues and body system. अब देखो आपके पास एक क्वाड्रिसेप्स वीकनिंग के साथ पेशेंट आया है। क्वाड्रिसेप्स वीकनिंग ऑफ द मसल का मतलब है कि वो मसल लेंथन हुआ है नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से ज्यादा जब लेंथनिंग हो जाए तो वो वीकनिंग की तरफ चली जाती है, और शॉर्टनिंग पे आप स्ट्रेचिंग कराते हो, वीकनिंग पे आप स्ट्रेंथनिंग कराते हो। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, गायनी का कॉन्सेप्ट है, बायोमैकेनिक्स जी लाइन मैम। में, ठीक है। अब आपके पास एक पेशेंट आया है क्वाड्स की वीकनिंग के साथ, और आपको पता है कि उसका मसल लेंथन है, मगर आप उसको स्ट्रेचिंग करा रहे हो कि चलो जी सारी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच कराना है, क्वाड्स की भी स्ट्रेचिंग करा दो। तो क्या होगा कि वो लेंथन मसल स्ट्रेचिंग कराने से और लेंथन हो जाएगा, और क्वाड्स आपके वीक से और वीकेंड हो जाएंगे। सो आपको हर तरह की एक्सरसाइज का इफेक्ट पता होना चाहिए, कि अगर मैंने गलत एक्सरसाइज करा दी तो उसके गलत इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। सो यू शुड नो ऑल द इफेक्ट्स। आपको अगर एक पेशेंट आया है फिजिकल फिटनेस के लिए ही आया है, मगर उसको रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम है, उसकी एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं है, और आप उसको ट्रेडमिल पे ज्यादा टाइम के लिए हाफ आवर के लिए भगा दोगे, तो उसकी तो फटीग कॉज हो जाएगी बहुत जल्दी। सो यू शुड नो कि आपके पास क्या पेशेंट आया है, आप उसको क्या एक्सरसाइज करा रहे हैं, और उस एक्सरसाइज का क्या अफेक्ट हो सकता है डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी सिस्टम्स। ठीक हो गया। How exercise induced effects have an impact on physical functions. अब वो जो एक्सरसाइजेस का अफेक्ट आया है उससे फिजिकल फंक्शंस पे क्या वर्किंग आ सकती है, ये जो मैं क्वाड्स की एग्जांपल दे रही हूँ, अब बॉडी टिश्यू पे या क्वाड का जो टिश्यू है उसका जो फाइबर है उस पे क्या अफेक्ट आया कि स्ट्रेचिंग से वो और लेंथनिंग हो गया। लाजमी बात है, स्ट्रेच हम क्यों कराते हैं, जब हमने मसल को ओपन करना हो, खोलना हो। तो जब हम एक वीकेंड मसल को और स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो उससे मजीद वीकेंड हो जाना है। अब उससे फिजिकल फंक्शनिंग पे क्या वर्क आएगा, क्वाड्रिसेप्स जिन जिन कामों में भी इन्वॉल्व है वो काम स्लो हो जाएंगे या वो काम प्रॉपर होंगे। ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन यू शुड नो द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो आपकी नॉलेज है, अब आपको पता है कि क्वाड्रिसेप वीकनिंग है और आप उसको स्ट्रेचिंग कराओगे तो वो और वीकेंड हो जाएगा, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है और आपने फिर क्वाड्रिसेप्स की वीकनिंग नहीं करानी। समटाइम्स क्या होता है कि आप फिजिकल थेरेपिस्ट को पता तो होता है, बट वो एक जनरलाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन लेकर चल रहा होता है, तो उसमें फिर वो
चीजें इग्नोर कर जाता है। तो आपकी जो नॉलेज है उसकी इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड डिसेबिलिटी, कि कोई डिसेबिलिटी है तो फिजिकल फंक्शनिंग कैसे डिस्टर्ब हो रही है। यू शुड नो द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर लर्निंग एंड मोटर स्किल्स, ये न्यूरोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, कि आपको पता होना चाहिए कि मोटर लर्निंग और मोटर स्किल्स की क्या प्रिंसिपल है। आप क्या एक्शन करोगे तो ब्रेन पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर आपने किसी की री एजुकेशन करानी है तो आपको पता है कि री एजुकेशन ऑफ मसल कराने के लिए बार बार वो एक्टिविटीज करवानी पड़ती हैं। तो ये मोटर लर्निंग और मोटर स्किल्स के काम है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा आप री एजुकेशन किस तरह करा सकते हैं। तो यू शुड नो कि आपका ब्रेन बॉडी के साथ कैसे इनकॉर्पोरेटेड है। एंड देन यू शुड नो द एक्विजिशन टू एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल ट्रेनिंग, कि आप कितने परफेक्ट हो या कितने गुड हो इन एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन, कि आपने अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है और फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करानी है। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी है उसमें कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने पेशेंट या क्लाइंट को एक्सरसाइजेस समझा नहीं सकते, जब तक आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि यू हैव टू स्टिक टू इट, फिजियोथेरेपी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तब तक आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। सो ये सारी चीजें हैं, ये फिजिकल थेरेपीज को पता होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, हाउ एक्सरसाइज इंड्यूस इफेक्ट्स, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फंक्शन एंड डिसेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मोटर लर्निंग एंड एक्विजिशन टू एक्सरसाइज। ये एक एससीक्यू है, एससीक्यू बन सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट यू हैव फंक्शन। फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे है? मसल परफॉर्मेंस पे, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस पे, मोबिलिटी पे, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे, स्टेबिलिटी पे और बैलेंस या पोस्चरल इक्विलिब्रियम पे। ये सारा पता है कि लाजमी बात है, ये सारे फंक्शन होते हैं बॉडी के, और ये सारे फंक्शन है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस के। बेसिकली ये गोल्स हैं और अचीवमेंट्स हैं कि आप ये सारी इन सारी चीजों में आप इसको परफेक्शन दे सकते हो। Next, you have forces acting on the body. There are different forces that act on the body. One is gravity, the other is internal forces, and the third one is your imposed forces. Gravity तो आपको पता है कि क्या होती है, ठीक हो गया? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, यस मैम। एक मिनट जी, ओके, अच्छा जी। ग्रेविटी को कोई बता सके, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, बेसिकली ये बताना है। मैम Anyone? डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। ओके, यस, और कोई और भी बता दे। मैम हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से भी मतलब काफी एक्सरसाइजेस स्टेबिलिटी। वगैरह। बेसिकली ग्रेविटी है तो आपकी बॉडी फ्लोर के साथ अटैच्ड है, ग्रेविटी ने उसे पुल मूवमेंट दिया हुआ है, पुलिंग मूवमेंट है या पुलिंग फोर्स है। और ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए यू हैव एंटी ग्रेविटी मसल्स, दे आर आल्सो नोन एज योर पोस्चरल मसल्स। तो जो आपके पोस्चरल मसल्स हैं, ये हैम्स और सोलियस सॉरी सोलियस और गैस्ट्रोकनेमिस वगैरह, ये मसल्स आपके ये पोस्चरल या एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं जो कि आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करते हैं। और एक पर्सन अगर आपके सोलियस और गैस्ट्रोकनेमिस वीक है या सही नहीं है, तो आपकी स्टेबिलिटी ग्राउंड पे थोड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पोस्चर आपका सही मेंटेन नहीं रहता। सो देयर आर फोर्सेस, एक तो ग्रेविटी हो गई, एडिशनल फोर्सेस आपकी क्या है कि जो शेयर स्ट्रेस वगैरह पड़ रहा होता है, कि द स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि वो फोर्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू पे लग रही होती है। सो स्ट्रेस पड़ रहा है आपको, आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस हैं जॉइंट्स पे आपकी लग रही है, आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव फोर्सेस हैं, ये सारी आपकी कौन सी फोर्सेस हैं? दीज आर योर इंटरनल फोर्सेस। और इम्पोज्ड फोर्सेस बेसिकली आपकी कौन सी होती हैं? जो लोकोमोटिव फोर्सेस होती हैं, या यू कैन से जो कि ड्यूरिंग मूवमेंट आती है। अब आप एक मूवमेंट कर रहे हो और आप में जो काइनेटिक मूवमेंट्स आ रही हैं वो आपकी इम्पोज्ड फोर्सेस होती हैं, ठीक हो गया? तो ये सारी फोर्सेस हैं जो कि बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और इनका इक्विलिब्रियम या हार्मनी में रहना बहुत जरूरी है। जब ये हार्मनी में होगी तो आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी। इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस आ जाता है, यही बताया मैंने कि हार्मनी में होना चाहिए, अगर ना होगी, जैसे ग्रेविटी वाले की मसल दी, एंटी ग्रेविटी मसल सही नहीं है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर से पोस्चर आपका मेंटेन नहीं हो सकता। सो दीज आर ऑल द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्सरसाइज सेफ्टी।
एक्सरसाइज सेफ्टी में आ जाता है पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स आ जाता है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप उसे एक्सरसाइजेस करा रहे हो, विगरस एक्सरसाइजेस करा रहे हो और एक पेशेंट ने वो बीपी लो करने के लिए वो मेडिसिन लेकर आया हुआ है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के लिए, एंड यू डोंट नो, आप उसको एक्सरसाइज कराए जा रहे हो, तो क्या होगा कि उसका बीपी ड्रॉप कर जाएगा और वो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो इसके लिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। तो इसके लिए यू शुड नो कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ये एक्सरसाइज सेफ्टी में आता है कि जब आपने एक्सरसाइज करानी है तो इन सेफ्टीज का ख्याल रखना है। इक्विपमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो यू डेफिनेटली उसकी सेफ्टी आपने चेक करनी है। पेशेंट की एजुकेशन आपने चेक करनी है इन अ सेंस कि पेशेंट को उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज की क्या एजुकेशन है, नॉट कि वो उसने बीए किया हुआ है या वो एमबीबीएस है या वो डीपीटी है, नॉट दिस एजुकेशन कि पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम और अपने ट्रीटमेंट के लिए कितनी उसको कितनी नॉलेज है। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट, आपने रेस्ट पे भी एम्फसाइज करना है बिकॉज फटीग कैन बी कॉज्ड, और अगर फटीग कॉज हो रही है तो दैट्स नॉट गुड, आपको मसल सोरनेस हो सकती है, ठीक है। सो यू शुड नो कि व्हाइल एक्सरसाइज ब्रीफ पीरियड्स कि जिसमें आपने एक्टिविटी करवानी है और जिसमें फिर आपने रेस्ट कराना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट यू हैव सेफ्टी ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट की फिजिकल थेरेपी में खुद फिजिकल थेरेपिस्ट की भी सेफ्टी होनी चाहिए। अब आप जब एक्सरसाइजेस कराते हो तो पेशेंट आपको बहुत बल्की बल्की भी मिलते हैं, ठीक है। सो देर आर पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें अगर आप सारी फोर्स पेशेंट की खुद ले लोगे या सारा वेट खुद ले लोगे तो आप बहुत जल्दी फटीग योरसेल्फ हो जाओगे। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में जब आप पढ़ोगे आगे तो ये भी सिखाते हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होनी चाहिए कि वो अपना लोड ट्रांसफर कर सके पेशेंट पे, अपना लोड से वो एक्सरसाइज कराए, दूसरे का लोड ना ले, ठीक है। आपने कभी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग देखी है? सबने देखी हुई है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कैसे कराते हैं या नहीं यस पता? मैम। हैमस्ट्रिंग यस स्ट्रेच मैम, देखा? देखी हुई है। ओके, देखी हुई अब है हम मैम। ओके अब यस हैमस्ट्रिंग मैम। स्ट्रेच में क्या होता है कि हमने फुट वाले या एंकल वाले लेवल से पेशेंट की लेग पकड़नी होती है और उसको ऊपर लेकर जाना होता है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेच हो सके। और भी बहुत से मेथड्स होते हैं। अब जब हम पेशेंट की लेग पकड़ते हैं, अगर वो सारा लोड हम खुद पे ले रहे हैं और फिर उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, स्ट्रेच करवा रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे। सो हमें ऐसे पोस्चर और ऐसी पोजीशन मेंटेन करनी होती है कि हमारा कम से कम लोड यूज हो सके। सो दिस इज अंडर द सेफ्टी ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। ये फैक्टर्स आ जाते हैं कि पेशेंट की हेल्थ पता होनी चाहिए, मेडिकेशन चेक करनी चाहिए, एनवायरनमेंट देखनी चाहिए कि एनवायरनमेंट भी नॉइजी नहीं होनी चाहिए, काम एनवायरनमेंट होनी चाहिए। हॉट एनवायरनमेंट में आप प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, कोल्ड में, एक्स्ट्रा कोल्ड में आप काम नहीं कर सकते। सो यू शुड नो द मैम आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ओके बच्चे। एंड देन यू शुड नो कि जब आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो आपकी जो मूवमेंट पैटर्न्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए कि इंटेंसिटी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे हो तो आपकी हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज करा रहे हो तो आपकी हाई रेपिटेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मूवमेंट पैटर्न्स आपके कैसे हैं। ऑलराइट, so this was all about your exercise safety। के सेफ्टी में चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए, हमने कंसिडर क्या क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स और ये फैक्टर्स हैं एक्सरसाइज सेफ्टी। देन यू हैव मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट। देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट। ये बेसिकली अर्लीस्ट मॉडल थे थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में। इसमें क्या है कि एक मिनट सॉरी,
ओके जी, नाउ यू हैव मॉडल ऑफ डिसेबलमेंट। मॉडल ऑफ डिसेबलमेंट में सर्टेन फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत अर्ली Excuse स्टेजेस me, में ma'am. जी ओके बहुत अर्ली स्टेजेस में कुछ Ma'am, मॉडल्स तो मसल सारे एक्सटेंसर्स आते हैं या फ्लेक्सर्स भी इंक्लूड होते हैं? सॉरी क्या पूछ रहे हो? Ma'am, मैंने पूछा जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं बॉडी में, उसमें सिर्फ बॉडी के एक्सटेंसर्स होते हैं या फ्लेक्सर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स में? एक्सटेंसर्स ही होते हैं ज्यादा, मुझे जहाँ तक याद है फ्लेक्सर्स वहाँ तो पे नहीं ना, एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स तो नहीं ना इंक्लूड होते मैम इसमें? नहीं, जहाँ से बात है जिन्होंने अपराइट पोजीशन देनी है ना बेसिकली, ओके मैम। वो सारे मसल्स जिन्होंने अपराइट पोजीशन देनी है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, जैसे आपके ये सर्वाइकल मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं, इन्होंने भी नेक को स्टेबलाइज करके रखना होता है, ये इंक्लूडेड होंगे। फिर आपके एब्डोमिनल मसल्स इंक्लूडेड होंगे। फिर आपके इरेक्टर स्पाइनाई जो है, जो आपकी बैक का मसल है, वो इंक्लूड होगा। देन आपके हैम्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेसिकली हैम्स को अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा पार्शियल फ्लेक्शन भी करा रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि नी के फ्लेक्सर्स में हैम्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पार्शली अगर हम देखें, वैसे वो हिप एक्सटेंसर्स है तो समवॉट कराते हैं, मगर जिन्होंने अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है वो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं आपके, या जो ग्रेविटी को मेंटेन या पोस्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। एनी हाउ, सो मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट में सबसे पहले दो हमारे पास अर्लीस्ट मॉडल्स आए थे, नागी मॉडल या नाजी मॉडल और ICIDH मॉडल। ICIDH स्टैंड्स फॉर, लिखना है नोट करना है तो कर लो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, सॉरी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। मैम रिपीट कर दें। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। ठीक हो गया। ICIDH मॉडल, ICIDH और नाजी मॉडल जो था वो स्टार्ट में आया था और वो एक अच्छा मॉडल कंसिडर किया जाता था, डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करता था कि कैसे डिसेबिलिटी कॉज होती है और सब कुछ। मगर और NCMRR भी जो एक मॉडल था, दैट इज ये भी लिख लो, ये बेसिकली ना एक रिसर्च सेंटर था। ठीक है, ये जो मॉडल्स थे ना ये एम्फसाइज करते थे, लिख लो, नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिहैबिलिटेशन रिसर्च। ठीक हो गया। अब ये जो नाजी और ICIDH मॉडल्स है ना, ये एम्फसाइज करते थे डिसेबिलिटी पे, मगर इन्होंने ये इम्पेयरमेंट्स पे करते थे, मगर इन्होंने इसकी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं बताया कि अगर हम एक्टिविटीज करेंगे तो हम उससे ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो उन्होंने डिसेबलमेंट का बता दिया, उन्होंने डिसेबिलिटी का बता दिया कि बॉडी में एक पैथोफिजियोलॉजी होती है, बॉडी में कोई फंक्शन होता है, अगर वो हम फंक्शनिंग हमारी खराब होती है तो हमारी इम्पेयरमेंट आती है, इम्पेयरमेंट के रिजल्ट से डिसेबिलिटी आ जाती है। फिर NCMRR जो था उसका भी मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट था, मगर उसने फिर ये बताया कि जो सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो मतलब आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो बहुत इफेक्ट करते हैं इन योर लिमिटेशंस एंड इन योर इम्पेयरमेंट्स। कि अगर आपकी सोशल एंजाइटी है, आपकी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो उससे भी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हेल्थ डिस्टर्ब होने से इम्पेयरमेंट्स होती है और इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी आती है। सो उसने ये मॉडल में एक पॉइंट और डाल दिया। अब जो ICF मॉडल है, ICF मॉडल,
सॉरी, हाँ जी, ICF मॉडल जो है दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। मैम इंटरनेशनल रिपीट कर जी जी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक हो गया? ओके मैम। अब जो ICF मॉडल था वो लेटेस्ट मॉडल था और उसने ये सब कुछ भी बताया कि आपकी इंटरनल कोई पैथोफिजियोलॉजी होती है, आपकी इन्वायरमेंट बहुत डिस्टर्बिंग होती है। उसने कुछ पॉइंट्स और बताए कि फंक्शनिंग डिसेबिलिटी के साथ साथ हेल्थ गेन भी हो सकती है, और हेल्थ गेन का ताल्लुक जो है बेसिकली आपकी दो चीजों से है कि बॉडी फंक्शंस ठीक होने चाहिए और बॉडी स्ट्रक्चर्स ठीक होने चाहिए। डिसेबलमेंट और इम्पेयरमेंट में भी ये दोनों फंक्शंस हैं कि या तो आपकी एनाटमी की फिजियोलॉजी, मतलब एनाटमी में कोई पैथोलॉजी आ गई है या फिर कोई फिजियोलॉजी में पैथोलॉजी आ गई है, कि या तो आपके फंक्शंस खराब हो गए हैं या फिर आपके स्ट्रक्चर्स खराब हो गए हैं। बट अलोंग विद दैट आप उसको रीगेन भी कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को वापस ला सकते हो विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली ICF ने एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिया, उन बाकी तीनों ने नेगेटिव पॉइंट्स पे बस किया था कि इम्पेयरमेंट्स आ जाती है। तो जो ICF मॉडल था उसने एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिया। मैम ये इसमें एक कंफ्यूजन है मैम, जो है इसमें आईसीएफ मॉडल ने जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी मतलब किए थे, हाँ, मतलब डिस्क्राइब उसने किए ये थे। तो हाँ, उसने ये तो बताया ना कि आपका जो है मतलब प्रॉब्लम तो आती है अगर कोई पैथोफिजियोलॉजी है, मगर वो पैथोफिजियोलॉजी सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड नहीं होती, वो एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड होती है। उसमें एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, बायो साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, और साथ साथ में उसमें हेल्थ भी वापस आ सकती है। आप अपनी एक्टिविटी अगर सही करो तो आपकी इम्पेयरमेंट्स खत्म हो सकती हैं। बेसिकली उसका ये न्यू कॉन्सेप्ट था, बाकी तो ओल्ड ही चले आ रहे थे कि सोशल से भी प्रॉब्लम होती है और इम्पेयरमेंट्स भी आ जाती हैं फिजियोलॉजी से, और डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं, बट उसका जो नया कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हेल्थ भी वापस आ जाती है। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके मैम। सो ये मॉडल है जो मैंने दिखाया, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हेल्थ कंडीशन, डिसऑर्डर, डिजीज एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन आ जाती है, बॉडी फंक्शंस आ जाते हैं, और एक्टिविटी किस तरह आती है, पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे अफेक्ट कर रही होती है। दीज आर योर कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। नाउ की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेबलमेंट। क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है कि सबसे पहले तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है इंटरनल बॉडी का, कि आपकी मेंटेनेंस जो आप इंटरनली कर रहे हो तो एनवायरनमेंट की वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आपको पैथोलॉजीज का पता होना चाहिए, एंड देन यू शुड नो अबाउट द मेडिकल डायग्नोसिस। नाउ देयर आर फ्यू टर्म्स जो कि थोड़ी डिफरेंस है उनमें। इम्पेयरमेंट्स, impairments are the consequences of pathological conditions, कि बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई है और उसकी वजह से जो रिजल्ट है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट, जो कि बॉडी सिस्टम में, ऑर्गन में या टिश्यू लेवल में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी शो कर रही है और उसका साइन एंड सिम्टम भी आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट आप किस तरह की हो सकती है? मस्कुलोस्केलेटल हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है, इंटीग्यूमेंट्री हो सकती है। 4 टाइप की इम्पेयरमेंट्स है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या हो सकता है? पेन आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है कि आपके जो नेक मसल्स हैं वो टॉट हो गए हैं। ठीक है, नेक मसल्स के टॉट होने की वजह से, नेक मसल्स टॉट हुए, दैट इज योर पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू लेवल। ठीक है, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पेन आई, और पेन इज अ साइन एंड सिम्टम, तो वो आपकी क्या हुई? इम्पेयरमेंट हो गई। सो दीज आर द पॉइंट्स। देख ये नेम्स है, ये देख लीजिएगा। पेन आई, मसल वीकनेस, मसल एंड्योरेंस कम हुई, रेंज ऑफ मोशन कम हो गई, जॉइंट रिस्ट्रिक्शन, जॉइंट कैप्सूल रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो ये सारी बेसिकली आपकी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स है मस्कुलोस्केलेटल में। देन यू हैव न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर एंड इंटेग्यूमेंट्री, ये सारी आपकी इम्पेयरमेंट्स। Then you have activity and functional limitation. Activity limitation क्या है? When a person has difficulty executing or is unable to perform tasks or actions of daily life, that is known as activity limitation. For example, reaching, grasping, holding, ये सारी आपकी activity limitation है। आपने hand stretch करना है
दैट मीन्स आपने रीच करना है और आपने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। और जब आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना हैंड स्ट्रेच करके उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं ला सकते और आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो ये आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन होगी। ठीक है, आपके पास एक प्लेट पड़ी हुई है खाने की और आप अपना हैंड उसके पास लेकर नहीं जा सकते और खाने की बाइट नहीं बना सकते, तो ये दो आपकी एक्टिविटी लिमिटेशंस है। और खाना ना खाना आपकी फंक्शनल लिमिटेशन है। ठीक है, इसको जरा अच्छी तरह समझ लो कि जो छोटे कंपोनेंट अगर आप ये रुक रहे हैं ना, तो वो आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन है। आपने फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग करनी है, तो आपने पहले अपनी शर्ट पकड़नी है, आपकी होल्डिंग होनी है, आपकी फिंगर्स अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आपने अगर शर्ट उतारनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ओवरहेड जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो चीजें अगर नहीं हो रही, तो ये एक्टिविटी लिमिटेशन है। और अगर हम कहें कि हमसे अनड्रेसिंग नहीं हो रही, तो वो हमारी फंक्शनल लिमिटेशन है, क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। सो दीज आर द डिफरेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती है, यही जो मैंने बताया, रीचिंग, ड्रेसिंग, ग्रास्पिंग, होल्डिंग, ये सारी आपकी एक्टिविटी लिमिटेशंस है। फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है, ये एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग, आईएडीएल्स, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कि जो जिसमें स्किलफुल टास्क, जैसे निडल में धागा घुसाना है, तो वो एक फंक्शनल लिमिटेशन आ जाएगी कि जिसमें कोई फंक्शन हो। ठीक है, ये जो है ना, लिमिटेशन ऑफ रीचिंग, ग्रास्पिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन है। अब अगर हम पुश और पुल है, ये आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन है। बट अगर हम कहें वी आर अनएबल टू ओपन द डोर और क्लोज द डोर, तो वो हमारी फंक्शनल लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। देन यू हैव पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यही है कि आप अपनी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे सोशल इन्वायरमेंट में जाके, कि आप सोशलाइज नहीं हो पा रहे, आप एक इन्वायरमेंट में गए हो जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन है, बट आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ पे किसी भी तरह से, तो दैट इज फिजिकल पार्टिसिपेशन, तो दैट इज योर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। देन यू हैव डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अब क्या है, डिसेबिलिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और टास्क रिलेटेड टू वनसेल्फ, कि आप एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे और अपने जो काम है वो आप नहीं कर रहे। यू कांट डू रिक्रिएशन, यू कांट डू होमवर्क्स, यू कांट डू योर ऑफिस वर्क्स, तो दैट इज नोन एज योर डिसेबिलिटी। एक इम्पेयरमेंट हुई, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मुझे पेन आई है शोल्डर में और मुझे नेक में पेन आई है क्योंकि मेरे मसल्स टाइट थे या मेरी जॉइंट कैप्सूल थोड़ी सी फ्रोजन में चली गई थी, फ्रोजन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में चली गई थी। ठीक है, तो वो क्या है, वो मैं उसकी वजह से मुझे पेन आ रही है, वो क्या है, वो मेरी इम्पेयरमेंट है। मगर आहिस्ता आहिस्ता पेन इतनी बढ़ती जाएगी कि मैं खुद से खाना नहीं खा सकूंगी, मैं खुद से राइटिंग नहीं कर सकूंगी, तो दैट विल बी माय डिसेबिलिटी। ऑलराइट, अब हम कहाँ कहाँ पर डिसेबिलिटी और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, सेल्फ केयर पे, मोबिलिटी, कम्युनिटी पे, ऑक्यूपेशनल टास्क पे, स्कूल रिलेटेड टास्क में, होम मैनेजमेंट पे, अगर हमने किसी डिपेंडेंट की केयर करनी है, हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है, इन सब में हमारी डिसेबिलिटीज और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी। आप डिसेबिलिटी की प्रिवेंशन की तीन टाइप कैटेगरीज हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, ये डिजीजेस की भी यही होती हैं प्रिवेंशन की कैटेगरीज, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि आपने प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी, उससे पहले ही आप जैसे फिजिकल फिटनेस अगर हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस ना होने दें। ठीक है, एक वुमेन है, वो मेनोपॉज हुई है और उसका वेट ज्यादा है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस है नहीं, मगर वो अपना वेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर गई है, वो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कर रही है ताकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो वो आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ठीक है, और उसने उसको खत्म करना है, तो वो आपकी, या उसको ट्रीट करना है, तो वो आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और जब एक प्रॉब्लम ट्रीट हो गई है, उसके लॉन्ग टर्म आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि वो दोबारा ना हो और वो फिट रहे, तो वो आपकी टर्शियरी प्रिवेंशन। So primary prevention before impairment, secondary prevention is to treat the impairment, and tertiary prevention is to prevent that and to maintain the treatment. ठीक हो गया। These factors क्या होते हैं? These factors are influences or characteristics that predispose a person to impaired function and potential disability. These factors basically वो होते हैं जो कि आपकी impairment और disability के लिए harmful हो, वो harmful characteristics जो कि किसी disease के chances को बढ़ा सके, that is your risk factor. अब risk factor biological होते हैं, lifestyle factors होते हैं, socio-economic risk factors होते हैं, physical होते हैं। Biological factors में क्या आता है
एज, सेक्स, रेस, ये सारे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि किसी की एज ज़्यादा है, कोई अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो जीन्स में चलती है, अगर किसी को डायबिटिक है कोई तो वो उसके जीन्स में चलता है, अगर सेक्स रिलेटेड डिजीजेस होती है, कोई मेल डोमिनेंट डिजीजेस होती हैं, वो सेक्स रिलेटेड डिजीजेस आ जाती है। रेस में किसी में अफ्रीकन में ज़्यादा होती है, एशियंस में कम होती है, अमेरिकन में ज़्यादा होती है, एशियंस में कम होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओबेसिटी आपका रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग आपका रिस्क फैक्टर है, ये सारा कुछ। फिर आपकी डिसेबलमेंट, अच्छा, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स या लाइफस्टाइल या फिर साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि टोबैको यूज ज्यादा तो नहीं, आपका अल्कोहल यूज ज्यादा तो नहीं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी तो नहीं है। लास्ट बात है, आगे जाके इन सारी चीजों से प्रॉब्लम होती है। फिर आपका फिजिकल या एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स आते हैं, वही आते हैं कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उसकी पोजीशन कैसी है। अगर आप ड्राइविंग करते हो और आप बहुत बम्पी रोड्स हैं वहाँ पे, तो वो बम्पी रोड्स आपकी हेल्थ को लाजमी बात है अफेक्ट करेंगी। वो आपकी जो पेरिफॉर्मेंस वगैरह है उनकी टाइटनिंग हो सकती है। आप ये कोई ऐसा वर्क तो नहीं है कि आपने ऑल द टाइम सीट पे बैठे रहना है, उससे आपकी बैक एक में स्टार्ट हो सकती है। तो ये सारे आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग माय जॉब इन ऑफिस, तो मुझे मेरी डेस्क है, वो मेरी डेस्क किस लेवल पे है, कितनी अच्छी है, मेरे सिस्टम की क्या आई साइड में मेरी कितनी लाइक लेवल है, वो सारी आपकी ये एर्गोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि मेरी चेयर कितनी अच्छी है, उसके जो ये बैक रेस्ट है वो ठीक है, आर्म रेस्ट ठीक है या नहीं है। तो ये सारे आपके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। एंड देन यू हैव सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कि लो इकोनॉमिक स्टेटस तो नहीं है। लो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो इंसान टेंशन में रहेगा। जब आप टेंशन में रहते हो तो आपके मसल्स अनइंटेंशनली टाइट होने लग जाते हैं एंड यू हैव टू रिलैक्स देम। अगर आप रिलैक्स नहीं करते तो वो टाइटनेस आगे जाके फिर स्टिफनेस कॉज कर देती है और फिर प्रॉब्लम होती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन कम होएगी तो डेफिनेटली आपकी एक्टिविटी भी हिंडर्ड होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर कोई इशू है तो जल्दी से पूछ लो, 5 मिनट्स रह गए मीटिंग एंड होने में। मैम मैम ये जो प्रिवेंशन दोबारा बता दें। प्रिवेंशंस के रिस्क फैक्टर्स। मैम प्रिवेंशन एक प्राइमरी थी, अच्छा सेकेंडरी अच्छा और अच्छा अच्छा, ओके। प्राइमरी प्रिवेंशन, देखो आपके पास एक पेशेंट है वो डायबिटिक है। अब डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसका लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि आपको पता है कि यार मुझे पता है कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, तो क्या है कि मैं अपना शोल्डर जो है उसकी जनरल फिटनेस एक्सरसाइजेस करती रहूं, उसकी रेंजेस पूरी एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स ही अगर पूरी कर लूं तो वो क्या होगा कि मैं प्रिवेंट कर रही हूँ अपने शोल्डर को फ्रॉम डेवलपिंग फ्रोजन शोल्डर। तो ये मेरी प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब मुझे फ्रोजन शोल्डर, एक पेशेंट है जिसको फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसने प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं किया। अब फ्रोजन शोल्डर हो गया, वो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया है, अब वो उसकी एक्सरसाइज कर रहा है ताकि आपकी ट्रीटमेंट ठीक रहे, और सॉरी ट्रीटमेंट हो सके। तो दैट इज योर सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमारे पास ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए लोग आते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं, फिटनेस के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ज्यादा लोग नहीं आते। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। अब हमने वर्क प्लान जो वो सॉरी जो हम होम प्लान देते हैं कि आपने ये एक्सरसाइजेस घर में कंटिन्यू करनी है ताकि आप फिट रह सकें, आपको दोबारा फ्रोजन शोल्डर डेवलप ना हो। ये आपका टर्शियरी प्रिवेंशन है। ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेस करते हो जस्ट टू मेंटेन योर फिट, दैट इज योर टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके मैम, आ गई समझ। मैम ओके, आपने ये बताया कि ये जो पुश और पुल होता है वो एक्टिविटी लिमिटेशन है। मैम अगर हम किसी भी चीज को पुश करते हैं, मैम इसमें हमारी फिंगर्स भी इंक्लूड होते हैं, हमारे पाम भी इंक्लूड होता है, तो मैम इसके जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो ये समझ नहीं आ रही मुझे मैम, कंफ्यूजन हो देखो रही है, ये फंक्शनल लिमिटेशन नहीं आएगी क्या? मेरी बात सुनो, फंक्शन वो है जो एक पुश करना, कोई फंक्शन है? मतलब आप क्या पुश, व्हाट इज पुश, आप रीच कर रहे हो किसी चीज को। जो भी एक्टिविटी आपकी कॉम्पोनेंटल एक्टिविटी होती है ना, जिसमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका फंक्शन होता है। जैसे आपने डोर ओपन करना है, तो डोर ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले रीचिंग चाहिए। ठीक है, आप अगर अपना हाथ रीच ही नहीं कर सकते, आप डोर ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, रीच करने के बाद अगर तो उसका हैंडल है तो आपको उसको ग्रास्प करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। फिर जब ये दो चीजें हो गई तो देन यू हैव टू पुश इट और पुल इट, ये आपका तीसरा कंपोनेंट हो गया।
ऑलराइट, आप डायरेक्ट पुश पुल नहीं कर सकते, आपने पहले अपना हाथ उधर लेकर जाना होता है। तो ये जब 3 कंपोनेंट्स करोगे इसके बाद दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। ऑलराइट, जब दरवाजा खुले या बंद होगा वो आपका फंक्शनल लिमिटेशन है, और जो ये 3 कंपोनेंट्स हैं ये अलग-अलग आपके एक्टिविटी लिमिटेशन है। ठीक हो गया? ओके मैम। मैम वैसे जो पुश है वो थर्ड कंपोनेंट है ना? हाँ, एग्जैक्टली। अब डिपेंड करता ओके है ना क्या 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 परफॉर्म क्या कर रहे हो, ये तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? मैम ये जो आपने बताया अच्छा, एक मिनट, ये लेक्चर फिनिश होने लगा है, पहले सुन लो कि स्टडी मटेरियल एलएमएस पे है, वहां पे हर वीक में या हर सेशन का स्टडी मटेरियल छोटा सा दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपका लेक्चर वहां पे डाउनलोडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर ये अपना देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं ये सुनूंगी, इसकी बेसिस पे ही जितनी भी मैं सुनती हूँ या जितनी भी ये मैं दरमियान में क्वेश्चनिंग करती हूँ, इनकी बेसिस पे क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगेंगे। तो ये अपना लेक्चर अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी, अब ओके पूछो मैम। क्या पूछ। मैम ये जो पार्टिसिपेंट रिस्ट्रिक्शन आपने बताई थी उसमें डिसेबिलिटी आएगी? सॉरी, क्या आएगी? तो पार्टिसिपेंट रिस्ट्रिक्शन आपने बताया था, हम्म। तो मैम उसमें कोई डिसेबिलिटी आएगी कि वैसे ही वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एक्टिविटी में? ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज दोनों आ जाएंगी ना। इम्पेयरमेंट में पेंशन ज्यादा है तो भी हो सकता है, और अगर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे डिसेबिलिटी में तो वैसे ही पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ओके ठीक मैम। है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अब आपकी कब होगी? वेंसडे को सेम टाइम पे लिंक। अच्छा, लिंक जो है ना वो 11 बजे से पहले पहले आ जाया करेगा, तो उसके लिए परेशान ना हुआ करना। ठीक है, मुझे बार बार मेल्स ना करना, 11 बजे से पहले आ जाएगा। ओके, चाहे 10:30 पे आए, 10:50 पे आए, 10:45 पे आए, बट आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, और अगर लेक्चर नहीं होगा ओके तो मैं मैम। पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोगों को। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ऑलराइट, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।